अंत को ध्यान में रखकर शुरू तो करें। विषय जो है हमारा आज नया विषय है, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। ये जो पहले हमारा पिछले 3-4 हफ्ते से चल रहा था ना, जिसमें हमने प्रोएक्टिविटी के ऊपर किया था, क्या मुझे बदलना है, ये सारे विषयों के साथ ये लिंक था। कल एक्चुअली ये ट्रेस नहीं हुआ था, ये सिस्टम में ही था ये। तो अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, इसका मतलब क्या कि बिगन विद द एंड इन माइंड। मतलब जब भी कोई कार्य करते हैं ना, तो उसमें गंतव्य का, साध्य का, उपेय का हमें वो अल्टीमेट लक्ष्य पता होना चाहिए। जैसे कि अब हमारा जो लक्ष्य है ना, वो हम समझते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। वो वो हमारा निश्चय में रहे। व्यवहार से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, व्यवहार से हम चल रहे हैं, तो हमको है कि नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, कि सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वो कन्फर्मेशन हो जाएगी। तो इसलिए इस समय के अंदर क्या है कि परिणाम को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जिस तरह का भी कार्य कर रहे हैं, वो क्या नॉर्मल ट्रैक पे है, क्या जो हमारा लक्ष्य है उसके लिए वो हम कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, या हम फालतू में काम कर रहे हैं, दाएं बाएं घूम रहे हैं। ये बात बहुत जरूरी है समझना, कि जो भी हम प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसा होता है ना, जब हमें पता होता है कि एक बुक है, उसमें बताया जाता है कि इस सेमेस्टर में यही सब्जेक्ट्स आएंगे। आप कभी किताब खोलते हो, पीछे पढ़ने लगे, वो करने लगे, आपको ये लक्ष्य है कि भाई मुझे तो यही चैप्टर पढ़ने हैं, इसी का एग्जाम होना है, और मुझे उसी पे ही सारा कंसंट्रेट करना है। तो लक्ष्य तो एक लेके ही चलना पड़ेगा ना, कि किस लक्ष्य के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और वो हमेशा हम अपने ध्यान में रहे, हर एक्टिविटी के अंदर, कि मेरा लक्ष्य क्या है। जैसे हमारे अंदर लक्ष्य बन गया है कि भाई किसी जीव की हमारे से हिंसा ना हो, तो हर बात के अंदर उस चीज का हमें ध्यान रहता है, हर कार्य को, कि इसमें कहीं ज्यादा हिंसा तो नहीं हो रही है। तो ये अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का मतलब अपनी इसका क्या है, कि मंजिल को अच्छी तरह समझकर यात्रा शुरू करनी है, कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारा निरर्थक ना हो, तो वैसे ही व्यर्थ में हो जाए, हमने पता नहीं टाइम पास कर दिया, क्या करते रहे। तो जो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे मूल्यवान हमारे पास जो चीज है ना, वो है हमारा समय। मनुष्य भव में जो इतनी आयु हम लेके आए हैं, उसकी हमने ऑलरेडी प्राइस दी है। उस प्राइस के कारण वो उस हिसाब से मुझको ये जीवन मिला है, उसका मैं एक एक पल, भगवान ने तो एक समय की बात करी है, कि एक समय का प्रमाद मत कर, क्योंकि तेरा ये क्षण है, वो जो क्षण हाथ से निकल गया वो दोबारा आएगा नहीं। इसका अर्थ ये समझना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, ताकि आप बेहतर ढंग से ये जान सकें कि आप वर्तमान में कहाँ हैं, ताकि आपके भविष्य के कदम हमेशा सही दिशा में हो। अब एक व्यक्ति होता है, वो अपना काम करने जा रहा था, रास्ते में मित्र मिलता है, वो कह रहा मैं मार्केट जा रहा हूं, चल तू मेरे साथ चल, आप उसके साथ हो लिए। इसका मतलब आपका अपना तो कोई था नहीं, आपने जहां जाना था, जो काम करना था, वो बस उसके साथ चल पड़े। अब उसमें आप क्या करोगे, उसमें 2 घंटे 3 घंटे आपके वेस्ट हो गए। तो ऐसे ही करते करते हमने जीवन में कई वर्ष वेस्ट कर दिए, निरर्थक चले गए, हमें पता ही नहीं है। बट दिन भर का अगर हिसाब लगाएं, तो हमारा जो नेट रिजल्ट जो है, जो हमारे हाथ लगा, वो कितना है सारे दिन के अंदर, वो उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है। अगर वो 15%, 20% हो जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जितना आपका पीरियड है, 1/3 तो वैसे ही वेस्ट हो जाता है सोने के अंदर। और मान लीजिए 1/3 और चला जाता है खाने पीने, इधर आने जाने, किसी से मिलने, कोई करने के लिए। अब रह गया जो 1/3, जो रह गया 33%, उसमें आपने कितना यूटिलाइज किया। उसमें आपने कोई किसी से फजूल में बात करी है, टीवी प्रोग्राम देखा है, कुछ ये देखा है। अल्टीमेटली नेट रिजल्ट क्या है, कि हमारे ज्ञान के लिए हमें उसमें से क्या मिला। अगर किसी दिन 2 घंटे भी मिल जाते हैं, 2 या 3 घंटे, तो आप बड़े सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कि भाई आज आज काम हो गया है, कल आज 2-3 घंटे काम। 2-3 घंटे कितना उसका पोर्शन है, 8वां हिस्सा, 12-13, मतलब 10% तक ही पहुंच पाते। 10% हो जाए तो वो दिन समझो सफल हो गया। तो गतिविधियों का जाल या जीवन की व्यवस्थाओं में फंसना बहुत ही आसान है। भाई गतिविधियां ऐसी हैं, उसका जाल ऐसा बिछा हुआ है, और जीवन की व्यस्तताएं जो है, जो बिजीनेस है, वो इतना फंसा हुआ है आदमी, कि बड़ी आसानी से वो उधर की तरफ चल पड़ता है, बिना एम के, बिना किस कारण, किसी कारण नहीं, कोई कारण नहीं उसको अपना समय खराब करने का। ये बहुत आसानी से हो सकता है कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आप कड़ी मेहनत करते जाएं, और अंत में ये पता चले कि आप गलत सीढ़ी चढ़ते गए।
मतलब आपने एक सीढ़ी चढ़ गया ऊपर, चढ़कर सीढ़ी पे चढ़ गए और फिर पता चला कि ये तो गलत सीढ़ी आ गया। ये बहुत बार होता है। कई बिल्डिंगें ऐसी हैं उसमें 2 या 3 सीढ़ी होती है, आपने जिस जगह एक्चुअल में जाना होता है वो कहता नहीं जी आप उस सीढ़ी से जाइए, ये वहां तक नहीं जाती। तो अर्थात आप बहुत व्यस्त दिखे परंतु प्रभावकारी कुछ ना हो। कुछ नहीं हुआ, हाथ हाथ लगे कुछ नहीं लगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो इतना बिजी नजर आते हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, आ रहे, अल्टीमेटली ये देखो कि उन्होंने काम कितना किया। तो लोग अक्सर ये पाते हैं कि उन्होंने जो सफलताएं हासिल की हैं वे खोखली हैं। उन्हें अचानक ये एहसास होता है कि ये सफलताएं उन्हें ऐसी चीजों की कीमत पर मिली हैं जो उनके लिए कहीं अधिक मूल्यवान थी। कई बार आप किसी चीज को प्राप्त करते हो, उसकी जैसे बाजार में महंगी ले आते हैं ना, तो हम आप जितने की लेके आए आपने मोल भाव कर भी लिया और लाए, तो किसी ने कहा नहीं इससे तो 10-20 रुपए और सस्ती मिलती है, मैं लेके आया। तो आपको ये एहसास होता है कि ये चीजों की, तो हमें नहीं पता किस कीमत पे मिली है, इसमें पैसा नहीं है कि हमने क्या छोड़ा और क्या पाया। किसी चीज को पाने के लिए हमने कहाँ कुछ जो चीजें इग्नोर कर दी हैं उसकी कॉस्ट कितनी थी, वो कॉस्ट कितनी महंगी पड़ी, ये जब रियलाइज होगा कि ये उसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा है। जिसमें छोटी क्लासेस में बच्चे खेलने के शौकीन होते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं में उनका मन करता है खेले, उनको ये नहीं पता ये खेल कितना महंगा पड़ेगा, ये कितना महंगा पड़ेगा। छोटी क्लासेस में इतना फर्क नहीं पड़ता, जहां पर उनका कैरियर बनना है, उन्हें कॉलेज में प्रवेश करना है, उनका सब्जेक्ट वो उनका एक स्टेप है कि वो मिडिल क्लास से ऊपर जा रहे हैं, अब हायर स्कूल में है, उसके आगे उन्होंने कॉलेज में जाना है। उसमें उसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा सारी पढ़ाई हो जाएगी तो उसका पूरा जीवन कैरियर बन जाएगा। लेकिन उसको नहीं समझ में आता। तो ये सफलता है उन्हें उन किस चीजों किसकी कीमत है, कई बार जो हम प्राप्त होकर खुश होते हैं उसको अगर वैल्यूएट करें कि इसकी हमने क्या कॉस्ट दी है, कितनी कॉस्ट दे दी है, जो उनके लिए कहीं अधिक मूल्यवान थी। हर व्यवसाय के लोग, डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता, नेता, बिजनेस प्रोफेशनल, खिलाड़ी, इंजीनियर, काम मेहनत करने वाले, प्लम्बर आदि के हाथ से काम करने वाले दक्षता हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं। और अंत में उन लोगों को पता चलता है कि लक्ष्य हासिल करने की प्रबल इच्छा ने उन्हें उन चीजों के प्रति अंधा कर दिया। कई बार लक्ष्य जो होता है पैसा कमाने का, इस काम में उसको अंधा हो जाता है आदमी। अंधे का होने का मतलब है कि बाकी पॉइंट्स इग्नोर कर देता है। अपने बच्चों को नहीं देखा, परिवार को नहीं देखा, दिन रात सुबह गए रात को आए पैसा दे रहे। वो कुछ जो पा रहे हैं पैसा वो किस कॉस्ट पे पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि हम किस कॉस्ट पे जिस चीज को खरीद रहे हैं ना। हर चीज अच्छी लगती है पर उसकी कंपैरिजन कॉस्ट से होता है। कि कोई चीज अच्छी लगती है लेकिन जब हम कॉस्ट सुनते हैं ना तो हमें लगता है ये इसके वर्थ नहीं है। और अगर वो कॉस्ट हमको पता चलती है फिर हमको लगता नहीं है इसको इस प्राइस में तो ये ठीक है। तो जिंदगी में इस तरह हम जब चीजें खरीदते हैं उसके लिए तो हम सोच लेते हैं, लेकिन जिंदगी में जो कुछ हमने हासिल किया है वो किस प्राइस पे हासिल किया है, ये बात ये है ना, ये लक्ष्य जो है। अगर अगर जिस समय आदमी धार्मिक होता है, थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाता है, तब उसको क्या लगता है कि मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। मैं जिन चीजों को पाता रहा, जिनको मैं इकट्ठा करता रहा, वो अल्टीमेटली वो तो कहीं नहीं है। एक्चुअल मेरा लक्ष्य मुझे पता ही नहीं था। मेरा लक्ष्य तो मुक्ति का होना चाहिए था, मुझे तो अध्यात्म में लगना चाहिए था। मैंने अपनी जीवन का अगर 3/4 समय ऐसे ही खराब कर दिया तो तब उसको दुख होता है इस बात का कि मैंने नुकसान कर दिया। ऐसे कुछ लोग हैं जो बिजनेस में इतना लगे रहे कि उनके बच्चे खराब हो गए, पत्नी हमेशा दुखी रहती है। तो अल्टीमेटली वो कॉस्ट कहीं ना कहीं पे कर रहे हैं ना। पैसा तो आ रहा है पर किस प्राइस पे आ रहा है। इसी तरह अगर हम टोटल देखें कि हमारी आत्मा और ये धर्म जो है, जो हम यहाँ लेके आए हैं, उसको हम कहाँ तक ले जा सकते थे और हमने उसको क्या करा कि उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। तो ये जीवन का है जो प्राइस, तो ये जीवन बेकार हो जाएगा फिर। तो ये जो है ना, एक एक घटना आती है कि एक लेडी जो थी ना अपने किचन के अंदर काम कर रही थी, और वहाँ ज्यादातर जो विदेश में ना जहाँ किचन वगैरह होती है उसके नजदीक ही वॉशिंग मशीन भी होती है। वॉशिंग मशीन कई जगह तो मैंने कॉमन भी देखा, किचन के अंदर बैक साइड के ऊपर साथ में लगी है। वो महिला अगर खाना भी बना रही है तो मशीन में कपड़े भी चल रहे हैं वो भी देख रही है, डिश वॉशर साइड के ऊपर है। सारा सिस्टम, एक वो जो किचन होती है वो एक कमरे की तरह होती है।
उसमें कि वो वहां खड़ी होकर वो सारे काम कर सकती है। इवन फोन की एक लाइन वहीं वहां पर भी होती है, मतलब उसको डिस्टर्बेंस नहीं होती। और उसके पास किचन स्टूल होता है। यहाँ तो बहनें खड़ी रहती हैं, कुछ होती है, वो बैठ के आराम से खाना भी बना रही है, बना रही है, तो शेल्फ के ऊपर काम कर रही है, बट उसका एक किचन स्टूल होता है, आर्म्स होती हैं और बड़ी कंफर्टेबल स्टूल होता है। पैरों को नीचे सपोर्ट भी होती है, साथ ही एक अलग स्पेशल टाइप का स्टूल होता है। ये मैं मेरे बताने का पर्पज है कि व्यक्ति, वो कहते हैं हमारा टाइम वेस्ट ना हो। कुछ चीज बना रही है, इतने में फोन बाहर बजा, फोन बाहर है तो दौड़ के जाएगी बाहर, इतने में वहां कोई नुकसान हो जाएगा, कोई जल जाएगा या खराब हो जाएगा, या उसको उस टाइम एकदम उसका मतलब ट्रैक चेंज होता है। जो ध्यान उसका भोजन बनाने में था, वो फोन की घंटी बजती, ध्यान उसका उधर चला गया। तो उसमें फोन भी वही रखा हुआ है। अगर फोन बाथरूम में भी है तो किचन में भी फोन का है, उसकी लाइन है, तो घंटी वहां से उठा सकती है। मतलब उसको अपनी कंफर्ट जोन के अंदर रहकर वो काम कर रहे हैं सारा, और पूरा उनकी वर्किंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो 15-20 मिनट के अंदर, 20-25 मिनट में उसके मशीन में कपड़े भी डाल देगी, सब्जियां भी ड्रेस कर लेगी, खाना भी बनाएगी। अब एक लेडी ऐसे कर रही थी, तो एक बच्ची, उसकी 3 साल की बच्ची आई, तो उसने आकर कहा कि मम्मा लेट अस डांस। वो इतनी बिजी थी, इतना था, तो उसके बड़े ये मॉर्निंग का उसका प्रेसिंग मोमेंट थे बड़े। उसने उसको कहा नहीं नहीं, ये मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा थोड़ा उसका चेहरे का उतरा, और वो थोड़ी सी मायूस हो गई, तो उसको देखकर उसको ख्याल आया कि भाई ये बच्ची के अंदर भाव उठा है, ये पता नहीं बाद में उठे ना उठे। ठीक है, मेरी प्रेसिंग नीड्स हैं, प्रेसिंग मोमेंट्स मेरे लिए हैं, मुझे प्रेस करके भी ये करना है, वो व्यस्तता है, तो प्रेसिंग मोमेंट है। बट दिस इज, जो बच्ची कह रही है, दिस इज द प्रेशियस मोमेंट। प्रेसिंग मोमेंट नहीं है, प्रेशियस मोमेंट है। उसने सारा काम जैसा था वैसा छोड़कर, जहां एडजस्ट कर सकती थी, वो किचन में ही उस बच्ची के साथ डांस करने लगी। वो आधा घंटा, वो बच्ची भी नाच रही है, वो भी नाच रही है। वो लिखती है कि ये मेरे जीवन का, मतलब उस बात को लिख रही है कि वो बच्ची अब बड़ी हो गई, उसकी शादी भी हो गई बच्ची की, और कह रही है कि मुझे आज भी याद है कि वो मोमेंट इतने प्रेशियस थे, और मैं इतनी आनंदित, और वो बच्ची इतनी खुश कि वो मोमेंट फिर जिंदगी में दोबारा नहीं आया, वैसा मोमेंट। तो ये देखिए ना, डिसीजन लेने का कि ये प्रेशियस मोमेंट है। उसने कहा बच्ची ठीक है, डांस बाद में करेंगे, पर इसका फिर मन नहीं होगा, फिर हो सकता है ये मौका कभी आए ना। आज उसका पता नहीं कैसे मन करा, लेट अस डांस। तो वो जो है ना, तो वो दिस इज, वो उसको इतनी गेन हो रहा है। हालांकि ये अध्यात्म से इसका लिंक नहीं है, लेकिन बात तो यह है कि आप किस समय डिसीजन लेते हो, और उसका बाद में आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो प्रेसिंग नीड और प्रेशियस मोमेंट, इसी तरह ही हमारी जो है ना, हमारे सारे डिसीजन जो होते हैं, कि मुझे अगर ये हो कि मुझे शिविर में जाना है या घूमने जाना है, आपको मुझे प्रवचन सुनने जाना है या किसी के घर मिलने जाना है, ये सारा जो है ना, आपको ये देखना है कि मेरे लिए प्रेशियस क्या है। देखिए, कभी भी किसी स्टेज में होता है, कहीं दबाव वाली चीजें होती हैं, प्रेशर होता है, नहीं उसके घर भी मिलना है, मैं जा नहीं सके, उसको बधाई देनी थी, या उसके यहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम, मुझे जाना, वो जरूरी नजर आ रहा है, वो क्या उसकी प्रेसिंग नीड्स है। बट प्रवचन में जाकर वो जो ज्ञान मिलेगा, आज मिस होगा, वो उसका प्रेशियस मोमेंट है। अब दोनों का कंपैरिजन करना पड़ता है कि विच इज प्रेसिंग और विच इज प्रेशियस, जो कि बहुमूल्य क्या है इसमें, इन दोनों में से मेरे लिए अल्टीमेटली कौन सा यूजफुल होगा। तब आता है कि ये दुनियादारी तो यहीं की चीज है, वहां जो ज्ञान मिलेगा वो मेरी आत्मा के स्तर पर होगा, और मैं आगे बहुत दूर तक कैरी कर सकती हूँ, उस चीज को ले जा सकती हूँ। तो मुझे तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है। अध्यात्म में जाने का मतलब ही यही है कि वो सिर्फ यहाँ गेन नहीं आपको देगा, ये आगे भी देगा, यानी कि आपका ट्रैक बदल देगा। लेकिन हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि हम जो दुनियादारी है, ये तो भौतिकता है, उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि आध्यात्मिकता को तो हमने बिल्कुल किनारे कर दिया। लेकिन जब ये समझ में आ जाता है, तब आप बड़ी आराम से कर सकते हो। भौतिकता में प्रेसिंग नीड्स होंगी कि वहां जाना है, यहाँ जाना है, ऐसा भी है कि भाई इसको इसको अटेंड करना है हमने, इस फंक्शन को अटेंड करना, और वहां से शिविर का आ गई डेट। अब आपको डिसाइड करना है, तो अब आपकी प्राथमिकता कहाँ है। तो वो जो है ना, वो जो इसको लेके है कि ये कीपिंग एंड द माइंड, मुझे पता है कि मुझे मुक्त होने के लिए या जीवन में मुझे अध्यात्म में आगे बढ़ना है, तो मेरे लिए मेन लक्ष्य ये है, मुझे इसी पे जाना है।
ठीक है, प्रेसिंग नीड है, बाद में चले जाएंगे, शाम को हो जाएगा, नहीं गए तो ना सही, पर इसकी कॉस्ट पे मैं वो नहीं गेट लेना, इसका मेन ये बात। तो जो वास्तु में वस्तुएं महत्वपूर्ण थी, लेकिन वो महत्वपूर्ण वस्तुएं अब पाना आसान नहीं है। यदि समय रहते हम वास्तव में ये जान लेते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज सचमुच महत्वपूर्ण है, कौन सी महत्वपूर्ण है, जो मेरे लिए प्रेशियस है, जो मुझे पता है, और उनको पाने के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखकर हर दिन अपना प्रबंधन करते हैं, हम उसकी मैनेजमेंट करते हैं कि मुझे जहां लक्ष्य को, क्योंकि मेरा फोकस कहाँ है, मेरा फोकस वहां है कि भाई मुझे ये मुक्ति के मार्ग में, आज अगर मैं क्लास में नहीं गया तो बच्चे जो पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं उसको बोलता है वो मेरा चैप्टर मिस हो जाएगा। तो माता पिता कई बार कहते हैं कि भाई घूमने चलेंगे, हमारे जाने का प्रोग्राम है, सुबह जाएंगे। वो बोला देखिए ऐसा है, आपने अगर बाहर चलना है मैं भी जा सकता हूँ, पर मेरी आज के स्कूल क्लास खत्म होने के बाद दोपहर को चलना, मैं आज का स्कूल मिस नहीं करना। आज हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर या मुझे पढ़ना है, आज मैं क्लास मिस नहीं करूंगा। कल सैटरडे संडे है, छुट्टी है, बट आप सुबह जाने की बजाय, स्कूल मिस करने की बजाय आप लोग दोपहर को जाओ। तो लोग करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे ही जाने को तैयार हो तो माता पिता ही है। अगर बच्चा कहे नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, अगर आप सुबह जाते हो तो आज की क्लास मुझे मिस नहीं करनी। ये डिपेंड करता है ऐसा कि हम क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, हमारी प्राथमिकता क्या है, लक्ष्य हमने क्या बना लिया है, और उस लक्ष्य को माइंड में रखकर हम आगे बढ़ेंगे। और कभी उससे उसको उसमें रिलैक्स नहीं हो, मतलब जो हमने लक्ष्य बना लिया है, या तो वो मार्ग, एक होता है कैजुअल अप्रोच है कि ठीक है चले गए स्कूल, नहीं गए तो ना सही। लेकिन जिस बच्चे को पता है कि मुझे क्लास में टॉप करना है, मेरा आज का विषय रह जाएगा, एक बार जो देखा गया है कि एक बार टीचर जो पढ़ाता है ना, वो विषय अगर आपका निकल गया ना, उस लेवल का वो विषय बनता ही नहीं है। बाद में आप किसी फ्रेंड की कॉपी ले लोगे, उसको देख लोगे, नोट्स देख लोगे, वो चीज आएगी नहीं कभी। जो आप उसमें वहां बैठकर खुद आपने टीचर को सुना है, खुद समझा है, और वो जो आपने इम्बाइब किया, अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है, उसको देखकर वो फिर उसके बाद में आपको वो कहाँ बहुत काम करेगा, क्योंकि वो पूरा सारा आपने ना मतलब प्राणों से सुना है। और वो होता है, पढ़ने को तो घर पे भी पढ़ सकता है आदमी। तो इसमें यह है कि जो वास्तव में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सच्चे अर्थों में हम तभी प्रभावकारी होंगे जब हम अंत, यानी कि साध्य को, उपेय को, डेस्टिनेशन, गंतव्य को ध्यान में रखकर ये करना शुरू करेंगे। हमें पता है कि अल्टीमेटली मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूं। आपने कहीं जाना भी होता है ना, आपको कोई घर वाले कोई काम कह दें, तो आप पहले ये सोचते हो अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा, ये उसी रूट पे है मुझे जाने की। लेकिन अगर आपको ये नजर आता है कि जिस जगह, जिस दिशा में, जिस रूट पे आपने जाना है अपने स्थान पर, ये उससे उल्टा पड़ रहा है, तो आप कहोगे कि भाई ये नहीं होगा, ये मुझे वहां इतने टाइम पर जाना, वहां से आकर ये होगा, जाते जाते मैं नहीं कर सकता, मेरे पास ऐसा टाइम नहीं है। लेकिन ऑन दी रूट है तो आप करते जा सकते हैं। इसी तरह जीवन में अगर कई कार्य जो हैं उसको करते हुए ऑन द रूट पड़ रहे हैं आपको, तो उससे भागना भी नहीं है, पर मैं अपने उस लक्ष्य से, उससे नहीं हटना, वो मेरा लक्ष्य पूरा होना चाहिए। जब आप अंत को ध्यान में रखकर शुरू करते हैं तो आप नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। आपको लक्ष्य, आपका क्लैरिटी है कि मुझे जाना इधर है, मतलब वो डिसीजन आपने कर लिया कि मुझे सूर्य उदय देखना है, सूर्य उदय देखना है, सूर्य नमस्कार करना है, सूर्य उदय देखना है। तो आपको पहले डिसाइड करोगे कि ईस्ट में चलना है, और आप, सूर्य अभी उदय नहीं हुआ और आपने चलना शुरू कर दिया, पर आपकी दृष्टि ईस्ट की तरफ ही है, लक्ष्य बना के कि अभी 5-10 मिनट के अंदर सूर्य मुझे, उसका डॉन नजर आ जाएगा, वो नजर आ जाएगा सूर्य को, तो मैं एटलीस्ट उसी दिशा में जाऊं। तो ये जो है कि अंत का वो जो है ना, फाइनल डेस्टिनेशन जो हमारा एक्चुअली टारगेट है, वो हमेशा ध्यान में रहे, हमेशा ध्यान में। उदाहरणतः मित्र की मृत्यु पर एक आदमी ने दूसरे से पूछा कि वह कितना छोड़ गया। मतलब जैसे 3 फ्रेंड्स होते हैं, तो एक फ्रेंड जो है ना उसकी डेथ हो गई, तो 2 दोस्त जो है ना वापस से मिले, तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि वो मित्र की मृत्यु पर के एक आदमी ने दूसरे से पूछा वो कितना छोड़ गया। तो दूसरे आदमी ने उत्तर दिया वह सब कुछ छोड़ गया।
मतलब उसने उत्तर क्या दिया, वो सब कुछ छोड़ गया, मतलब छूट गया। मतलब दृष्टिकोण बड़ा क्लियर है। वो ये कहे कि अगर वो ये अगर कहे कि उस एक मकान छोड़ गया, बेटों के लिए बिजनेस छोड़ गया, उसके लिए ये छोड़ गया, वो सब के लिए, उसने उसके एंगल से कहा। अगर आप तो यहाँ का माल जो पड़ा है, जो उसने कार्य किए, जो जो उसने चीजें बनाई हैं, उसको बताने लगेंगे नहीं। उसने जवाब दिया, वो सब कुछ छोड़ गया। तो मैंने कहा, क्योंकि वो साथ कुछ नहीं, उस वो उसकी दृष्टि कहाँ पर है, जाने वाले पे। जो पूछने वाला है वो इस दृष्टि से पूछ रहा है कि यहाँ वालों के लिए क्या क्या छोड़ गया, अपनी पत्नी बच्चों के लिए। वो उत्तर दे रहा है, वो सब कुछ छोड़ गया, सारा कुछ छोड़ गया। ये बात समझ में आ गई होगी, ये दृष्टि कहाँ पर है। उसकी दृष्टि उसकी है जो व्यक्ति छोड़ के चला गया। बहुत ही अच्छा समझा रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा समझा रहे हैं, इतना जबरदस्त एग्जाम्पल लग रहे हैं ना कि हाँ, प्रेशियस और वो सब कुछ छोड़ कमाल गया। है। हाँ, सब कुछ छोड़ गया। तो अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, ये सिद्धांत हमेशा रखें कि अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। ये सिद्धांत पर आधारित है कि सभी चीजें दो बार बनती हैं। सभी चीजें दो बार बनती हैं। सभी चीजों की प्रथम रचना मानसिक होती है। मानसिक होती है। कोई भी चीज हो ना, आपके दिमाग में पहले प्लान बनेगा, उसका नक्शा बनेगा उस चीज का, कि हाँ ऐसा करते हैं। क्योंकि एकदम कोई चीज सीधी नहीं होती। अगर हम कोई शब्द भी बोलते हैं, कहीं एक पे एक लाइन बोल रहे हैं, तो वो भी हमारा प्लान हो रहा है साथ साथ, क्या जोड़ना है, क्या बोलना है, क्या करना है। तो सभी चीजों को प्रथम रचना जो है, वो जो है मानसिक नक्शा होता है, और द्वितीय रचना भौतिक होती है। क्रिएशन बाद में होती है। जैसे मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने में क्या है कि नक्शा बनाते हैं, और नक्शा बनाने से पहले प्लान बनाना पड़ता है। लक्ष्य नक्शा। तो ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत। हम्म। तो उसमें यह है कि आप उनसे, मतलब यह है कि प्लान करना पड़ता है कि कैसा घर। पहले तो यह है कि कितने बेडरूम चाहिए, कितने बेडरूम चाहिए, घर के कितने गेस्ट हैं, एक आध गेस्ट के लिए एक गेस्ट एक्स्ट्रा रूम भी रखना है, लैंड कितना है, प्लॉट कितना है, ये सारा प्लान बना के तो आप उसको आइडिया किसको, आर्किटेक्ट को देते हो ना। बनाएगा तो वो, पर उसका जो प्लान है वो तो आपको देना पड़ेगा ना, कि आपके कितने मेंबर हैं, कितनी जगह, कैसा आप रूम चाहते हो, किस रूम साइज चाहते हो। वो सारा जो है ना, वो हर चीज का मैं कहता हूं कि आप पहले प्लान करते हो। कहीं जाना है, खाने का, अगर कुछ भी एक्टिविटी करते हो, उससे ये समझो कि एक मोमेंट पहले आपकी प्लानिंग हो जाती, प्लानिंग होती। तो अगर आप बच्चों को जिम्मेदार और आत्म अनुशासित बनाना चाहते हैं, तो अपने बच्चों के साथ दैनिक व्यवहार में आपको उस लक्ष्य की स्पष्टता से ध्यान में रखना होगा। हर बच्चे का एक अपना लक्ष्य है। उसको लक्ष्य को, उसका उसका ध्यान रखना है आपने, मतलब बच्चों में, कि ये बच्चा बहुत पढ़ाई में तेज है, उसका समय बर्बाद नहीं करना। घर का छोटा मोटा काम उस बच्चे को नहीं कहेंगे कि घर में जो है ना ये काम है, क्यों, उसकी पढ़ाई का टाइम है, वो सारा दिन पढ़ता रहता है ना। उसकी उसके फोकस ही डिफरेंट ना हो उसका। और मान लिया उसमें घर घर में एक दूसरा है, वो खेलता रहता है हमेशा, तो काम उसको कहेंगे, तो उसको काम कहेंगे क्यों। ये उसको उसको उनको उनको भी दूसरे का लक्ष्य पता है। माँ बाप को पता है कि ये पढ़ेगा, ये कुछ बन जाएगा, इसने खेल कूद करनी है, ये जैसा भी है ठीक है, तो इसको इसको ये कार्य दे दो। तो आप कैसे करते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ हर रोज, हर बच्चा आप माँ बाप के फोकस में होता है कि इसकी क्या कमी है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी क्या आदतें हैं। वो उस हिसाब से कोशिश करते हैं, उसी हिसाब से उसको पालने की कोशिश करते हैं, उसको फीड करते हैं, ताकि इसकी डेवलपमेंट जो ना ऑप्टिमम हो, कोई कमी ना रह जाए हमारी तरफ। कि जिस बच्चे की जो पोटेंशियल है उसको उतना ही, जो समझदार माता पिता होते हैं, जिसका जो पोटेंशियल होता है उसी में ही टाइम करते हैं। इसमें अभी रिसेंटली आया था कि एक बच्चा बहुत छोटी उम्र से ना, बहुत छोटी उम्र में गाने लग गया। मतलब क्या गाता है वो, ये समझ लो। तो उससे पूछा कि आपको कैसे लगा, आपने गाना कहाँ से सीखा। मतलब इतनी छोटी उम्र है, वो बच्चा मेरे ख्याल 3.5 4 साल का था। तो उसने कहा कि मेरी माता ने मुझे कहा। तो उसकी माता को बुलाया गया स्टेज पर, कि आपने कैसे इसको गाने में लगाया, कि ये बच्चा 3 4 साल का बच्चा जो होता है, इसको गाने में फिर इतना ट्रेंड करना, या इसको भेजना किसी संगीतकार के पास सीखने के लिए। तो उसने मदर ने क्या कहा
कि ये बच्चा जो था ना, जब गाड़ी का हॉर्न बजता था, जैसे पढ़ो, किस गाड़ी का हॉर्न बजा, उस साउंड को कैच कर लेता था। बहुत छोटा था, 2 साल का, एकदम उधर अलर्ट हो जाता था। और मतलब उसको ये समझ आती थी कि अपनी गाड़ी आई है या पड़ोस की गाड़ी आई है। ये साउंड को बहुत इसको ना, इसकी बॉडी वाइब्रेट करती थी। मतलब वो साउंड सुनते ही कहते हमको ध्यान भी नहीं है कि कोई हॉर्न बजा, क्या हुआ, ये एकदम अलर्ट हो जाता था। और वाकई उस बच्चे को जो है ना, उन्होंने उस सिखाने के लिए भेजा। भैया और वो किस लेवल का भैया वो, पानी बनाओ। और दादा का हल्दी वाला नहीं बना, उन्होंने नहीं पीना हल्दी वाला। हल्दी भी पी लिया करो, कोई बात नहीं। हल्दी आ जाती है बीच में, वो ध्यान नहीं रहता ना। हाँ, ये क्लास चलती है, ये रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो फिर बाद में दिक्कत होती है। आप उनसे ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जिससे कि उनका आत्म अनुशासन और आत्म सम्मान कम हो। बच्चे का आत्म अनुशासन, एक मैंने बस सुनाई थी कि स्कूल वालों ने उसके बारे में बच्चे में लिख के दिया, ये न्यूटन की थी शायद या किसकी थी। तो उसकी माता ने उसको वो पढ़ के लेटर नहीं सुनाया, बच्चे को पढ़ के यही हाँ जी सुनाया कि हाँ जी हाँ जी। हाँ, कि जो वो कह रहे हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसको हम हैंडल नहीं कर सकते, आप इसको और कोई बढ़िया स्कूल में डालना। क्यों? बच्चे का जो है आत्म सम्मान कम ना हो जाए, वो अपनी निगाह में गिर ना जाए। मैं समझता हूं कि अगर वो बाद में साइंटिस्ट बना तो उसकी माता की इस बात से बन गया, इस बात से बन गया। और हम क्या डांटने लग जाते हैं, तेरी ये रिपोर्ट आई है, तूने ये किया। बताइए, ये कहने से बच्चे को डीमोरलाइज करने के लिए उसको एनालाइज करो कि इसके क्यों आए कम, क्या हमसे तो नहीं कहीं कमी है, उस पे वाच करें। मतलब लक्ष्य पूरा जो है ना, बिल्कुल फोकस पे होता ही नहीं। हम बिना उसको सोचे हुए चीजों को अपनी इच्छा के अनुसार बस उसके डिसीजन लेकर करते रहती हैं, और सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। और हर व्यक्ति का एक पोटेंशियल होता है, उसका पोटेंशियल अगर समझते हैं, पेरेंट्स समझते हैं, बॉस अपने एम्प्लॉय का समझता है, सबॉर्डिनेट का समझता है, वो उससे बहुत अच्छा काम ले सकता है, वो उससे बहुत अच्छा काम ले सकता है। हर एक को उसको जज करना पड़ेगा अलग अलग। तो आप उनसे ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जिससे कि उनका आत्म अनुशासन या आत्म सम्मान कम हो। आपको अपने आचरण एवं आदतों को भी नियंत्रण में रखना होगा, अपने आचरण को, अपनी आदतों को। कई माता पिता ऐसे हैं कि वो बच्चे के सामने ऐसा कोई नहीं, वो कहते हैं कोई बात करते हैं, कुछ उन्होंने कोई ऐसी बात करनी भी होती है कि किसी को मना करना, वो बच्चे के आगे कभी नहीं कहते। वो पत्नी से कहेंगे कि हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा है मेरा प्लान। यहां तक कि देखा है कि जैसे उन्होंने बाहर जाना है, कोई प्रोग्राम ऐसा है, बच्चे का कोई पता नहीं होता, किसी किसी को वो बहुत सीक्रेट रखना चाहते हैं, बिजनेस के हिसाब से उसको रहस्य रखना चाहते हैं। और वो जॉइंट फैमिली में बच्चा घूम रहा है, उसमें आपस में कंपटीशन भी है, वो अपने काम करते हैं, वो बच्चे के आगे बात नहीं करते। बच्चे को नहीं पता होता कि पिता ने कहाँ जाना है, बस उसको ये पता होता है कि पिता जो है 3-4 दिन के लिए जा रहा है। क्योंकि अगर ये बात लीक हो जाए, पहले तो बता देना और फिर कहना किसी से कहना नहीं, ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। आप कोशिश ये करें कि इसको पता ही ना हो, इसको झूठ बोलना ना पड़े। आप किसी को आप ये कहते हो, उसको पहले बात बता देते हो, और फिर कहते हो इसी को कहना नहीं। वो कोई पूछे तो उसको बताना नहीं, ये ऐसा बताना, यानी कि आप उसको झूठ बोलने के लिए इनकरेज कर रहे हो। आप उसको वो बात बताओ ही ना जो आपको समझते हो कि आपको इसको रहस्य में रखना है, तो उसको बताओ ही मत, उसको पता ही नहीं होता। और जो कोई पूछेगा भी उससे जाही भी नहीं, तो बच्चा क्या है कि वो खेलता खेलता कहीं जाएगा, वो जाकर बोलाएगा कि हमारे पिताजी तो विदेश जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, तो दूसरे को उनके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई ये जा रहे हैं तो ये है, तो वो भी अपना प्रोग्राम बना लेते हैं। ये बात लीक होते ही बिजनेस में, ये समझिए राजनीति में, सेना में ये बड़ा महत्व रखता है। सेना में खासतौर कहा कहता है कि जिसने करना है उसी को ही बताया जाए। उसमें ये नहीं होता एक चीज सारा जो उन्होंने ऑपरेशन करना होता है वो सबको सब कुछ मालूम होता है, नहीं। ऑपरेशन के जो की पॉइंट्स है ना, उनको ये मालूम होता है। और कई बार ये होता है जैसे इनकम टैक्स की रेड करने जाते हैं ना, तो सबको है, आज रेड है, इतने बजे जाएंगे। वो ये नहीं कहते कि किधर जाएंगे और किसके यहाँ जाएंगे, ये नहीं बताया जाता लास्ट मोमेंट पे।
और जब ड्राइवर तक को लेकर किसी को नहीं पता, सिर्फ एक आदमी को पता है कि कहाँ जाना है, और जहां कहीं पे बात लीक आउट हुई, वहां जहां जाना है वहां पहली खबर चली गई और कहीं किसी तरह पहुंच गई, और वो तो उसमें वो रिस्क नहीं लेते, किसी को नहीं बताते। और लास्ट मोमेंट पे जब सारे गाड़ी में बैठ जाएंगे और सबके मोबाइल ले लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद में स्विच ऑफ कर देंगे, फिर उसके बाद में बात करेंगे उसको कि वो ड्राइवर को कान कहेंगे वहां चलो, उसकी कोठी के आगे खड़ी कर देंगे। वो एनवेलप दे देते महाराज जी, हैं? एनवेलप दे देते जिसमें डिटेल लिखी होती है कहाँ जाना है। कहाँ जाना है? नहीं, वो भी एक ही आदमी, सबको नहीं होती। वो एक आदमी को पता है, उसने उस मोमेंट पे डिक्लेयर करना है। जब वो गाड़ी जाके खड़ी हो जाएगी ना, तब वो कहेंगे कि ये फलाना फलाना इसका घर है, हमको यहाँ रेड करनी है, अंदर जाना है। हम्म। और कई बार तो गाड़ी जो होती है ना, जहां रेड करनी है ना, गाड़ी उससे एक ब्लॉक पीछे, यानी कि 100-200 मीटर पीछे खड़ी करके और फिर उतरते हैं। अगर आप बच्चों को जिम्मेदार या आत्म अनुशासित बनाना चाहते हैं, तो बच्चों के साथ दैनिक व्यवहार, अपने उस लक्ष्य की स्पष्टता से ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली की डेवलपमेंट के लिए आप उनसे ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जिससे उनका आत्म अनुशासन, मतलब आपका एक सर्वेंट भी है ना, उसका भी आत्मसम्मान कायम रखिए। आपको हक नहीं है, आप उसको समझा सकते हैं, काम करा सकते हैं, बट उसके आत्मसम्मान पे चोट नहीं बजा सकते। आत्मसम्मान पे चोट नहीं बजानी, वो हर्ट होता है। और ये जो है ना, उसके मन पे चोट लगती है। ये जो 10 प्राण है ना, उसके अंदर जो 5 इंद्रियों के प्राण हैं, और फिर योगों में 3 मन के हैं, उसके ऊपर कहाँ चोट कर रहे हैं मन के ऊपर। उसको एक बार ऐसी चोट पहुंचाई कि वो मन में वो काम तो कर रहा है, लेकिन दुखी कर दिया ना आपने, आपका कर्म तो बंध गया ना। उसके उस प्राण का हनन कर दिया, ऐसी बात उसको कह दी कि उसको चुभ गई। आपको अपने आचरण एवं आदतों को भी नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि हम सबको ज्ञात है कि बच्चे वातावरण में से सूचनाएं बड़ी तेजी से ग्रहण करते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, बड़े कान, मतलब उनका अभी मेमोरी इतनी खुली है और इतने वो अलर्ट होते हैं कि वो वातावरण से सूचनाएं बड़ी जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। उन्हें सिखाओ दिखाकर मात्र, मात्र बताकर नहीं। उनको हम कुछ सिखाना चाहते हैं ना, तो उन्हें दिखाकर करो, बताकर नहीं। प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही हो रही है कि जो बड़े लोग हैं ना, वो उसको बताते हैं, दिखाते नहीं है। जो उसको कहते हैं ना कि सत्य बोलना है, तो जो कह रहा है ना, उस बच्चे को पता है ये कितनी बार झूठ बोल चुके हैं, कि घर पे रहते हुए इन्होंने कहा कि चलो फोन पे कह दो कि मैं नहीं हूं, और बच्चे को आप कह रहे हो तू सच बोला कर, झूठ नहीं बोलना। कैसे होगा? उन बच्चों को आप जो सीख दे रहे हो ना, किस तरह आप कार्यशैली क्या कर रहे हो, उनको वो देखेंगे। उन्हें दिखाकर मात्र बताकर नहीं। अगर उसको दिखाया भी आपने वैसा है और बताओगे भी, तब तो पक्का हो जाएगा। आप जो भी बच्चों को सिखाना चाहते हैं, पहले दिखाना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए दिखाकर सिखाने का चमत्कार। गुरुदेव, हाँ जी। द बेस्ट एग्जाम्पल इज महात्मा गांधी। हाँ, तो ये मतलब ये है कि आपको खुद उस पे करना है। वो आपको, अब क्या है कि जो लोग हमारे यहाँ धार्मिक या धर्म में प्रवचन सुनते हैं, ये जाते हैं, उनके उनके व्यवहार में बदलाव नहीं आया। और नेक्स्ट जनरेशन ना, उससे क्या हुआ, बिदक गई। वो नेक्स्ट जनरेशन जो है, वो समझिए पता नहीं क्या करके आते हैं, सुबह के 1.5-2 घंटे लगा के आते हैं, पर 20 साल से 30 साल से ये है तो वैसे के वैसे। अगर आपके अंदर परिवर्तन आता है, तो वो बच्चे परिवर्तन को नोट करते हैं, इस बात को कि हाँ, ये पहले गुस्सा बहुत करते थे, अब नहीं करते हैं, अब इनमें परिवर्तन आ गया। तो ये जो परिवर्तन होता है ना, ये उनको एक्चुअली एजुकेट करता है, कि उसको देखकर वो फिर उसको कॉपी कर, उसको नजर आता है कि भाई ये कुछ कर रहे हैं। अब आप देखिए ना कि हमारे यहाँ जो धार्मिक लोग हैं, जैसा जो धर्म पे, एक तो वो हैं जो धर्म में नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, वो तो बात अलग है। जो हमेशा जाते हैं, उनमें भी परिवर्तन क्या है। आप हम अपना ही देखें सबका, कि कितना परिवर्तन आता है। जब तक हमारे अंदर
वो हमारे चरित्र में नहीं आता। जानना, सुनना, जानना ये कोई काम नहीं करता। ये थोड़ा पांडित्य ले आएगा, ये पांडित्य लाएगा। उसको एक्चुअल वो हम उसको लर्न कर जाए, आपका पूरा शरीर वैसे वाइब्रेट करने लग जाए, वो आपके अंदर चला जाए, आत्मसात हो जाए। सुई में धागा डालने से पहले आप उन कपड़ों के किसी रंग के धागे से कितना सिलना है, तो उसी अनुसार धागा भी होना चाहिए। भाई जब आप कहते हो धागा ले आओ, तो बात ये होती है कौन सा कपड़ा सिलना है, तो किस रंग का धागा, फिर कितना सिलना है, कितना धागा चाहिए। तो ये सारा ये पता होना चाहिए कि किस क्या एक्चुअल रिक्वायरमेंट है और कितनी रिक्वायरमेंट। कई बार ऑर्डर दे देते हैं कि सुई सुई धागा ले आओ, और वहां जाता है और नहीं, मैंने तो ये नीले रंग का कपड़ा तो सीना था, तो सब सफेद धागे वाला ले आया। आपने पहली इंस्ट्रक्शन जो है ना कि नीले धागा, मुझे नीला धागा चाहिए और सुई चाहिए। ये हमने पहले देखा था। आत्म जागरूकता ये क्या था, इम्पल्सिव होने के कारण जब स्टिमुलाई शुरू होती है, उधर से रिएक्शन करते हैं हम, स्टिमुलस उत्तेजित होते हैं और करते हैं, तब हमने जाना था कि आत्म जागरूकता आती है, कल्पना आती है, विवेक आता है, और लास्ट में आत्मनिर्भरता आती है। आत्मनिर्भरता पे आती है तो तब हम डिसीजन लेते कि यस, इसको मैं इस तरह जवाब दूं जो अप्रोप्रिएट आंसर है। भड़क कर आंसर नहीं देना है, उस सोच कर आंसर देना है। तो उसमें ये स्टेप्स आते थे 4, जिसमें हम कहते थे 5 से 10 सेकंड का पॉज लेना है। मान लिया कोई चीज ऐसी सुनी है और आपके अंदर एकदम जो है ना, आप उत्तेजित हुए, इम्पल्स आई, रिएक्शन शुरू हुआ, उसमें आपने 5 से 10 मिनट का टाइम लेना है। 10 सेकंड का टाइम जो होगा उसमें ये फैक्टर आते हैं कि वो एक्चुअल क्यों होगा, कि हमारी आत्म जागरूकता है, फिर हमारी कल्पना है, इसने ऐसा, और फिर विवेक भी आता है कि मैं जो उत्तर दे रहा हूं, जो मैं डिसीजन ले रहा हूं, उसमें कितना गलत या सही है, पूरा विवेक करके, और फिर उसको हम बात कह सकते हैं। गुरुदेव, ये जो आप सजगता बताते हैं वो यही हो गया ना, हाँ, आत्म यही है जागरूकता। आत्म जागरूकता। ये सजगता है, सजगता है कि हम जितने सजग हो जाएं, ये हमारे अंदर एक एलिमेंट आ जाए। क्योंकि एक्चुअल उस टाइम में हम क्या है ना, हमारे में बेहोशी आ जाती है, पूरी बॉडी जो है ना, उसको सुनते ही सिस्टम सारा जो है वो हिल जाता है हमारा। और वो योग जो होते हैं ना, वो एकदम हम उस समय एक्चुअल क्या है कि आत्मा का कंट्रोल खत्म हो जाता है, हम पौद्गलिक हो जाते हैं। मन वचन का, काया भी पता नहीं चली क्या आपने मूव कर दिया, मन में जो आया, और वचन से, मुंह से भी कुछ पता नहीं क्या क्या बोल दिया उस टाइम। ये 3 मतलब योग हमारे कंट्रोल में नहीं रहे, हम पूरा उनको उनके आगे सरेंडर कर दिया हमने। और अगर मेरा उपयोग कायम रहता है, योग की बजाय मैं अपनी आत्मा के उपयोग में रहता हूं, तभी तो जागरूकता आएगी। ये फर्क है। योग जो है ना, वो पुद्गल और आत्मा को एक में करके योग जो है जोड़ देते हैं उसको, और सारा जो कार्य करने में होता है। उपयोग जो है ना, मेरा उपयोग आत्मा के साथ रहता है, तो मैं अपने स्वभाव में हूं। उस सिचुएशन बदलते हुए भी मैं विभाव में नहीं गया, मैं अपने स्वभाव में हूं। और उस स्वभाव में रहते हुए मैंने डिसाइड करा कि मुझे इसे इग्नोर करना है कि उत्तर देना है। अब कई बार ऐसी चीज होती है, कोई करता है बात, आप उसका जवाब ही नहीं देते। आपने डिसाइड क्या करा कि आपकी सजगता नहीं कि इसका आंसर देना कोई जरूरी नहीं, और अगर आंसर देना है तो फिर मुझे कल्पना और विवेक करके, और फिर मुझे अप्रोप्रिएट आंसर देना है। ऐसा कुछ नहीं करना जिसमें कि बाद में मुझे ना, मतलब सॉरी फील करना पड़े कि मेरे से जाती होगी, मेरा गलत हो गया। तो ये तो एक किस्म से एक हार होती है ना, ये तो ना समझी की बात है। तो अपने को वो लर्न करना है कि सजगता से करेंगे तो फिर जितनी रिक्वायरमेंट है उतना करेंगे। अगर आप समझते हैं कि मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, शांत रहिए। ये तो इस गुरुदेव, एक तरह से ये भी भेद ज्ञान ही हो गया ना, भेद ज्ञान रखते हुए हाँ, कर। ये इसमें भी आपने उत्तर देने की बजाय देखा कि उत्तर देने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था कि एक बार कि महात्मा गांधी जो है ना, एक लेक्चर दे रहे थे ना, उसी समय अर्जेंट एक मैसेज आया,
कोई पेज 2 पेज का लेटर लेके आया और उसको बड़े वो ध्यान से एकदम, क्योंकि अर्जेंट था, तो उन्होंने बीच में ही उस डिस्कशन के अंदर, मीटिंग के अंदर ही उसको पढ़ना शुरू कर दिया। और पढ़कर उन्होंने क्या करा कि उस कागज को जो है ना, वो उसको फाड़ा और फेंक दिया डस्टबिन में, और उसमें आल पेन लगा ली। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या आया, खास क्या आया? कहते जो काम की चीज थी वो मैंने निकाल ली। हाँ जी, बताया था ये। बताया था ना, वो कहते काम की चीज निकाल ली है, बाकी व्यर्थ सारा था, व्यर्थ व्यर्थ था। अब हमें अगर ये ना कैलकुलेशन हम उसे जाने, अच्छा ये लिखा है, ये लिखा है, अपना टाइम भी खराब, उनका टाइम भी खराब, सबका टाइम खराब होता है। एंड टाइम इज प्रेशियस। सारा खेल तो टाइम का है, सारा खेल टाइम का है। तो आत्म जागरूकता, कल्पना और विवेक की अनूठी मानवीय प्रतिभाएं हमें प्रथम रचना के लिए समर्थ बनाती हैं। इनकी वजह से हम प्रथम रचना की, ये हमको पूरी प्लानिंग कर देता, पहली रचना जो होती है समर्थ बनाती है। इनकी वजह से हम स्वयं प्रथम रचना की जिम्मेदारी लेकर स्वयं की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। मैं उस स्क्रिप्ट लिखता, मैं इसको ऐसे जवाब दूंगा, इसको ये जवाब देना है। तो यहां तक हमने जाना है कि कैसे प्लान करते हैं हम। टोटल हमने किसी को हर्ट भी नहीं करना, बिल्कुल विन विन सिचुएशन। अपना काम भी निकालना है, चाहे वो आपका सर्वेंट है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपका बॉस है। हर एक के साथ अपनी इक्वेशन खराब नहीं करनी, पर सिस्टम फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर हो जाए। किसी को बहुत ज्यादा जो है रब ना कर दें हम। तो ये आगे का जो विषय आ रहा है वो है लीडरशिप और मैनेजमेंट। ये 2 रचनाएं होती हैं। एक लीडरशिप होती है, लीडरशिप वो होती है, लीडरशिप ये कहती है कि कौन सा काम करें। वो डिसाइड तो लीडर करता है ना, कौन सा बिजनेस लगाएं, क्या करना है, कहाँ जाना है, प्रोग्राम बनाता है, करता है। वो लीडरशिप मीन कौन कौन सा काम करें। और मैनेजमेंट होती है इस काम को कैसे करें। दोनों चीजें हैं। वो जो है एग्जीक्यूट करती हैं, और उसमें उनका लेवल होता है। लीडरशिप ये होती है कि वो ज्यादा निटी ग्रिटी में नहीं फंसता, वो बस उसका डिसीजन लिया कि हमको वहां जाना है, हमने ऐसा करना है, ये हमारा ऑपरेशन है, बस यहां तक। और फिर मैनेजमेंट आगे जो है ना, अगर मैनेजमेंट कमजोर होती है ना, फिर लीडरशिप भी साथ में इन्वॉल्व होती है। अगर मैनेजमेंट कमजोर हो और फिर उसकी अपनी कैपेसिटी में वो अगर खुद ही काम करने लग जाए जो करना है, तब वो बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं कर सकता। किसी बहुत बड़े कार्य को करना हो, अगर उसी में जो घर का एक व्यक्ति है, घर में जो 10-15 लोगों का खाना है, तब तो ठीक है, फैमिली कर लेगी। अगर मान लिया कोई 400 आदमी का भोजन का या कोई पार्टी है, उसके लिए एक आदमी पूरा जो मेनू बना के डिसाइड करके, जो आगे जिन्होंने करना है वो आगे, अगर वो सब में इन्वॉल्व हो जाए तो टाइम पे काम ही नहीं होगा। तो अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने की आदत लीडरशिप के सिद्धांतों पर आधारित है। अंत में ध्यान, हम अपने लीडर में, अगर एक वर्कर है ना, उसको नहीं पता होता इसका अंत क्या है, कि जो चीज वो बना रहा है, जो उससे बनाई जा रही है, जो पुर्जा वो बना रहा है, वो कहाँ लगनी है, किधर लगनी है, उसको नहीं समझ होती। वो तो उतना सा एक, चाहे वो स्क्रू बना रहा है, वो स्क्रू बनाता जाएगा, उसको उसको ये इंपॉर्टेंस ही नहीं, और उसको उतना ही उसका सोच है। लेकिन जो लीडर है ना, उसको ये पता है कि ये कहाँ जाके लगेगा, कहाँ जाके लगेगा। ये मतलब ये सारी मैनेजमेंट में ये बात होती है। कोई चीज छोटी नहीं होती, कोई चीज बड़ी नहीं। कई बार वो स्क्रू जो है ना, किस इंपॉर्टेंट प्लेस पे लगना है कि सारी चीज की फंक्शनिंग खत्म हो जानी, वो उसको देखना है। उसमें वो जो वर्कर है उसके लिए स्क्रू बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन उसको जो लीडर है ना, उसको पता है ये टोटल आइटम में लगना कहाँ है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। एक स्क्रू भी अगर गलत हो गया तो काम हो। ये भी मैंने बताया था कि वो टाइटन जो जहाज था, उसमें क्या, देखिए क्या डेकोरेशन, क्या बनना है, क्या उसका इंटीरियर है, वो सारा करे जा रहा है। लेकिन एक जो सबसे जो बॉटम की जो मेन प्लेट जो होती है, जिसमें शिप की सबसे भार होता है, और पूरी मोटाई के लिए मोटी स्टील की प्लेट है। यानी ये ऐसा समझो कि 2-4 इंच चौड़ी प्लेट, दूसरी 2-4 इंच, 8 ऐसे मिलाकर उसमें रिवेट लगानी है, और पूरा स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है, कहीं हिट ना हो जाए।
उस रिविट को, जो रिविट वाला है ना, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? जिसको ऑर्डर दिया उसने कहा रिविट है, उसको ये थोड़ी किसी ने जाके बताया कि उस जहाज में लगनी, उसको ड्राइंग दे दी। क्योंकि जो एक्चुअल उन्होंने ऑर्डर जिसको रिविट का दिया था वो बना नहीं पाया, वो कैंसिल हो गया, तो अर्जेंसी में किसी और को देना पड़ा। और उसने किस मेटलर्जी की, किस स्टील की, कहाँ रिविट लगनी, देखिए रिविट के लिए कोई इतना चेक करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कहाँ लगनी है इसके लिए पूरे जहाज के लिए वो रिविट ही सबसे इंपॉर्टेंट होगी। कहाँ लगनी है, ये कहाँ आएगा, काम कहाँ आएगा, वो लीडर ही देखता है। जो मेन है ना वो देखता है, और फिर मैनेजमेंट आगे काम करते हैं कि भाई इस पे ध्यान रखना। ये सबसे, इसी के ऊपर सारा दारोमदार है। जिसका अर्थ यह है कि लीडरशिप जो नेतृत्व करता है ना, नेतृत्व जो है प्रथम रचना है। लीडरशिप नेतृत्व यानी मैनेजमेंट प्रबंधन है, नहीं है ये, मैनेजमेंट प्रबंधन नहीं है ये, इसको प्रबंध नहीं करना, लीडरशिप को नेतृत्व करना। मैनेजमेंट द्वितीय रचना है, उसका दूसरा काम आता है। लीडरशिप पहले आती है, और मैनेजमेंट का संबंध परिणाम या योजना, बॉटम लाइन फोकस से है। वो नीचे बॉटम लाइन पे फोकस करता है, मैं किस तरह कुछ चीजों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से हासिल कर सकता हूं। लीडरशिप का संबंध कारण या लक्ष्य, टॉप लाइन फोकस पे है, कि हमने क्या चीज बनानी है, क्या प्रोग्राम है, वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें मैं हासिल करना चाहता हूं। मैनेजमेंट काम को सही तरीके से करना है, लीडरशिप सही काम करना है। दोनों चीजों में फर्क है। लीडरशिप जो है ना, और कैसे करना है, वो है सही तरीके से करना है, ये मैनेजमेंट वैसी होती है। अच्छा, ये जो लीडरशिप होती है ना, इसके भी लेवल होते हैं। एक लीडर टॉप है और एक मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में भी एक मैनेजर होगा जिसको वो लीडर कहेगा, तो वो उनके लिए लीडर हो गया। जो नीचे वाले हैं वो उनको इंस्ट्रक्शन देगा। ये सिस्टम तो सब में फॉलो करना पड़ेगा ना। एक पूरे प्रोजेक्ट का बड़े का हिस्सा उसको बताया गया, एक मैनेजर को। मैनेजर ने सुपरवाइजर तीन चार हैं, वो जो वो काम देखता है उनको बताता है, वो आगे वर्कर को बताते हैं। तो वर्कर के लिए सुपरवाइजर लीडर है उनका, सुपरवाइजर के लिए मैनेजर लीडर है, और मैनेजर के लिए जो उसके मालिक है, ऑर्गेनाइजर है, वो जो है सीईओ है, वो लीडर है। जैसा हमने जाना था कि प्रोएक्टिविटी, ये पीछे हमने जो कुछ पढ़ा ना, ये सारे का सार है ये, कि प्रोएक्टिविटी आत्म जागरूकता की अनूठी मानवीय प्रतिभा पर आधारित है। प्रोएक्टिविटी ये हमारा अपनी आत्मा को डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो पहला फैक्टर था, प्रोएक्टिविटी था। और जो विषय हम बात कर रहे हैं कि अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, ये नंबर 2 पे आता है। ये दूसरे स्टेप आता है, पहले प्रोएक्टिव होना है। तो जैसा हमने जाना था कि प्रोएक्टिविटी जो है वो आत्म जागरूकता की अनूठी मानवीय प्रतिभा पर आधारित है। हमारे जीवन में प्रोएक्टिविटी मतलब सक्रियता, ये हमने जाना था। अग्र सक्रियता का विस्तार करने और व्यक्तिगत लीडरशिप का प्रयोग करने में हमें जो दो अन्य मानवीय प्रतिभाएं सक्षम बनाती हैं, वह है कल्पना और विवेक। ये दो मानवीय प्रतिभाएं हैं आगे प्रोएक्टिविटी के कारण। देखिए, प्रोएक्टिविटी तो मेरी आत्मा की जागरूकता कर दी, वो ले ली, लेकिन इसके आगे का जो कार्य है ना, वो मेरी कल्पना और विवेक शक्ति करेगी। कल्पना के माध्यम से हम भीतर छुपी अपार क्षमता की स्पष्ट काल्पनिक तस्वीर देख सकते हैं। कल्पना क्या है? कल्पना का मतलब कोई जानी, मतलब कल्पना हमें काल्पनिक करते हैं कि ये काम हमने करना है, इसको कैसे करना है, कैसा है। वो कल्पना जो कर रहे हैं ना, के माध्यम से हम भीतर छुपी अपार क्षमता, इस काम को करने के लिए ना ये ठीक रहेगा। ये कल्पना उस बात की कल्पना है। मतलब यह है कि हम अभी अब कुछ किया नहीं है, दिमाग में आया कि इसके लिए ये फिट है, इसके लिए ये फिट है। तो कल्पना के माध्यम से हम भीतर छुपी हुई अपार क्षमता की स्पष्ट काल्पनिक तस्वीर देख सकते हैं। विवेक के माध्यम से हम अपनी अनूठी योग्यताएं और योगदान के क्षेत्रों के संदर्भ में शाश्वत नियमों और सिद्धांतों के संपर्क में आ सकते हैं। विवेक हमें बताता है कि सिद्धांत क्या है, कैसे करना चाहिए, ऐसे करना गलत है, ऐसा नहीं करना, ये विवेक बताता है। इसका ऐसा बोलने से मेरा, ये विवेक है सारा बोलना है।
अब ये पॉलिटिशियन है ना, ये इतना विवेक रखते हैं कि किसी को गाली देनी है, कुछ बोलना है, आलतू फालतू बोलना है, वो जाकर पार्लियामेंट में बोलते हैं। पार्लियामेंट के अंदर उसके ऊपर केस नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं हो सकता, मानहानि का दावा नहीं हो सकता। बाहर बोलना वो फंस सकता है, वहां फंस सकता है। पार्लियामेंट में सब अलाउड है। तो ये विवेक के माध्यम से हम अपनी अनूठी योग्यताओं, योगदान के क्षेत्रों के संदर्भ में शाश्वत नियमों का, जो नियम है वो भी देखने पड़ते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या ये कोई नियम तो नहीं का उल्लंघन हो रहा, कोई सिद्धांत तो नहीं ऐसा हो रहा, कल किसी धारा में फंस जाऊं ऐसा तो नहीं हो रहा। तो योगदान क्षेत्रों के संदर्भ में शाश्वत नियमों या सिद्धांतों के संपर्क में आ सकते हैं। विवेक के माध्यम से हम उन व्यक्तिगत नीतियों के संपर्क में आ सकते हैं जिनकी सीमा के भीतर रहते हुए हम उन क्षेत्रों की सबसे प्रभावकारी ढंग से विकसित कर सकते हैं। ये विवेक विवेक के माध्यम से हम आते हैं कि जो हमारी व्यक्तिगत नीतियों के संपर्क में आ सकते हैं और हमें उनकी लिमिटेशन पता है, सीमाएं पता है कि हम इन क्षेत्रों में सबसे प्रभावकारी ढंग से, इसमें किस ढंग से मैं कर सकता हूं। कई नियम और सिस्टम ऐसे होते हैं कि आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। ये विपिन जी हमारे जानते हैं, टैक्सेशन के अंदर क्या होता है कि टैक्स अवॉइडेंस, ये क्या इनका इनका मेन फंक्शन क्या है? टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस। ये टैक्स इवेजन के लिए जो सही काम है, टैक्स इवेजन नहीं करना, टैक्स अवॉइड करना। मतलब दे आर टू एजुकेट द क्लाइंट कि आप यहां पर टैक्स अवॉइड कर सकते हो, आप इसको करना चाहते हो, इस ढंग से करो, इस ढंग से करो। तो इससे कि आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना आएगा, क्योंकि वो सिद्धांत है कि आप कैश निकाल रहे हो तो 50,000 से ज्यादा नहीं निकालना, उसने 60 निकालना है। तो वो कहती है नहीं, तो पहले 50 से ज्यादा मत निकाल, 10,000 अलग निकाल लेना, 60 करेगा, ये नियम के सिद्धांत है। तो ये क्या हुआ कि वो चीजें गलत सिद्धांतों से गलत ना हो जाए, उससे अवॉइड कराना। ये टैक्सेशन में ना बड़ा सेट प्रोसेस है, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस जो है। तो विवेक के माध्यम से हम उन व्यक्तिगत नीतियों के संपर्क में आ सकते हैं जिनकी सीमा के भीतर रहते हुए हम उन क्षेत्रों को सबसे प्रभावकारी ढंग से विकसित कर सकते हैं। अगर हम सारी नीतियां, सिद्धांत, सारे फ्रेमवर्क में पूरा देते हैं, ये जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना कि किसी चीज को करने के लिए कि कहीं कोई ऑब्जेक्शन ना आ जाए, कहीं हर एक स्टेट के रूल्स अलग हैं, हर एक इंडस्ट्री के रूल्स अलग हैं, उसको सारे को समझ के उसके कंसल्टेंट है यूज करके कि बाद में हमारे ऊपर उंगली ना उठे और कोई भूल से भी गलत काम ना हो जाए। और अगर गलत काम कहीं करना है तो इस ढंग से करना कि पकड़े ना जाए, ये भी बताते हैं ये। तो आत्म जागरूकता के साथ मिलकर ये दोनों प्रतिभाएं हमें अपनी स्क्रिप्ट लिखने की शक्ति देते हैं। ये हमको हमारी स्क्रिप्ट लिखना, अपनी स्क्रिप्ट कि मैं कैसे फंक्शनिंग में कैसे काम करता हूं, क्योंकि हम पहले से दूसरों द्वारा दी हुई स्क्रिप्ट के अनुसार जी रहे हैं। पहली स्क्रिप्ट हमें क्या होती है, हमारे माता पिता, हमारी घर की रवायत होती है। वो पिता कहता है ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करके आओ, ऐसे करके आओ, वो स्क्रिप्ट वो देते हैं। और जब जब अपनी प्रतिभा आ जाती है फिर वो व्यक्ति कहता है कि मैं इसको इसी ढंग से करूंगा। जहां पर वो जनरेशन गैप वाली बात आती है कि वो कहते हैं कि इस काम को ऐसे करना, वो कहता है नहीं मैं इसको इस ढंग से करूंगा, और फिर वो करके प्रूव करता है कि इसको कि मैंने ठीक करा, और गलत हो जाए तो उसको सुनना पड़ता है। तो इसलिए अपनी स्क्रिप्ट लिखना वास्तव में दोबारा स्क्रिप्ट लिखने की प्रक्रिया है। इसका अर्थ है पैराडाइम में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। आप पैराडाइम चेंज करेंगे, पूरा पैराडाइम क्या है कि आपको जो चीज जिंदगी में अभी तक करते आ रहे हैं, जब तक आप डिपेंडेंट हैं, जिस समय आप इंडिपेंडेंट होते हैं ना, आपको लगता है मैं कर सकता हूं, यू विल डू लॉट ऑफ चेंजेस। आप करोगे क्योंकि आपको बताना है कि मैं सक्षम हो गया हूं, आप उसमें चेंज करोगे। उसके लिए आप दोबारा एक स्क्रिप्ट लिखोगे और उसका प्लस माइनस बताओगे। अगर पूछा जाएगा ना आपने ऐसा किया है, उसमें ये नुकसान हुए, मैं इसको ऐसा करना चाहता हूं, उसमें ये नुकसान नहीं हुआ। और उसको कोई तीसरा आदमी कहेगा कि तुम जिस तरह से करने चाह रहे हो उसमें ये 2 नए नुकसान होने के चांस है। ये सारा होता है स्क्रिप्ट में।
ये पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है सारी, कागज पे ना लिखो तो ब्रेन के अंदर होती है कि हमने इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, काम कैसे करना है, काम कैसे करवाना है किसी से। इसका अर्थ है पैराडाइम में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में हमें अपने पास मौजूद कुछ मूलभूत पैराडाइम को बदलना होता है। अपने वो पैराडाइम बदलने पड़ते हैं आपको मूलभूत। जब हम इन अप्रभावकारी स्क्रिप्ट को पहचान लेते हैं, हम समझते हैं कि ये इफेक्टिव नहीं है। अब कई बार आपको बॉस बॉस ने डायरेक्शन दिया कि भाई आप इस तरह इसको ऐसे ऐसे करो, आपको लगता है नहीं, अगर मैं इस तरह से करूंगा तो और भी अच्छा हो सकता है। तो वो जो था वो सजेस्ट, मैंने बताया था कि एक एम्प्लॉय ऐसा था कि वो जैसा बॉस कहता था वैसा कर देता था, और फिर साथ में और एक अटैचमेंट शीट करता था, अटैच करता था कि अगर मैं इसको अपनी मर्जी से करता तो इस तरह करता, और फिर उसका दोनों का डाटा का कंपैरिजन करके दोनों की तुलना भी साथ लगा देता था। और अब उसको बॉस को ये होगा, अगर बॉस को ये, उसको बॉस का पता था, अगर उसको कहेंगे नहीं जी हम ऐसे नहीं ऐसा करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा और जा, वो चुपचाप सुनता था, और सुनकर जैसा बॉस ने किया वैसे हिसाब से कर दिया। फिर उसी प्रॉब्लम को जैसा वो समझता करना चाहिए था वैसा कर दिया। फिर दोनों की तुलना करके लिख दिया कि आपने जो बताया था और मैंने जो बताया उसमें ये फर्क पड़ेगा। और मैंने बताया कि करते करते वो उस कंपनी का टॉप पे आ गया। तो पैराडाइम में परिवर्तन करने की, पैराडाइम सबसे, क्योंकि पैराडाइम जो है ना एक चीज को बड़ी जल्दी बदलता है, वो समझ नहीं आता। अब जैसे ये पैराडाइम बदलता है ना, ये जैसे वो बॉस ने जैसा बताया था वो जब रिजल्ट देखता है उसको लगता है बिल्कुल ठीक हुआ है। अब जब उसकी शीट पढ़ता है, नंबर 2 पेज पढ़ता है, तो देखता है कि ये इसने कैसे बताया। उसने पहले लिखा कि मैं अगर इसको करता तो ऐसे करता, तो वो करके जब पढ़ता है उसका सारा, उसको लगता है ये ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेटर। अब जब उसको ये बेटर लगता है तो उसका जो करने का तरीका, उसका पैराडाइम बदल गया, उसको सारी सोच बदल गई, क्योंकि उसको वो ठीक लग रही है, अपने से अच्छी लग रही है। तो पैराडाइम में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में हमें अपने पास मौजूद कुछ मूलभूत पैराडाइम को बदलना होता है। जब हम इन अप्रभावकारी स्क्रिप्ट को पहचान लेते हैं, जब हम अपने भीतर के इन गलत या अपूर्ण पैराडाइम को पहचान लेते हैं, तो हम प्रोएक्टिव तरीके से अपनी स्क्रिप्ट दोबारा लिखना शुरू करते हैं। अब मुझे पता चल गया कि मेरे पैराडाइम में मैंने इस व्यक्ति को गलत समझ लिया, मैंने ये समझा कि ये लापरवाह आदमी, ये अपने बच्चों का ध्यान नहीं कर रहा, वो बच्चे उसके तंग कर रहे हैं। अब जैसी उसकी स्थिति पता चली, मैंने अपनी सारी स्क्रिप्ट दोबारा लिख दी। स्क्रिप्ट लिख के मैंने उससे पूछा कि कैन आई हेल्प यू, मैं कहीं आपकी सहायता कर सकता हूं। अब सारी स्क्रिप्ट बदल जाए, हेल्प कर, तो दोबारा लिखना शुरू कर सकते हैं। आत्म जागरूकता का विकसित करने के दौरान हम में से अधिकतर लोग वह पाते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट अप्रभावकारी है। जब आत्म जागरूकता होती है ना, विकसित होती है, तो हम में से अधिकतर लोग ये देखते हैं कि जिस तरह जो स्क्रिप्ट है ना वो इफेक्टिव नहीं है, अप्रभावकारी, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें गहराई में जड़ें जमा चुकी हैं जो उपयुक्त नहीं है, और उन चीजों के सामंजस्य में नहीं है, उसमें सामंजस्य नहीं बन रहा है, जिन्हें हम जीवन में सचमुच महत्व देते हैं, जिनको हम महत्व देते हैं उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठ रहा उसका। ये ना आता यही कर ले, दूसरी आदत आ जाएगी। हाँ। तो यहां तक ठीक है, यहां तक हमने करा। ये आपको मेरे हिसाब से कि वो सारा जो हमने पीछे किया है ना, उससे बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा कि हमने कैसे जीवन के अंदर जो है ना, ये होता है कि ऑलवेज रेडी टू चेंज, ऑलवेज रेडी फॉर बेटरमेंट। अपनी स्क्रिप्ट को बदलना वो तभी होता है कि आपका एंड एंड जो है ना वो आपके दिमाग में है कि उसको पाने के लिए ये तरीका ज्यादा अच्छा है। आप कई बार जिस रूट से जा रहे होते हैं ना, आपको दूसरा व्यक्ति ये कहता है अरे भाई वहां तक जाना है ना, तो मेरे पास तो, मैं तो एक शॉर्ट रूट जानता हूं, मैं बताता हूं आपको। जब आपके साथ चलते उसके आप पूछते हाँ ये तो बहुत जल्दी आ गया, मैं तो घूम के जा रहा था। तो मेरे पास जो मेरी स्क्रिप्ट थी किसी दूसरे से, तो उसको फिर आप इन फ्यूचर आप उसको फॉलो करोगे, आपको जो है ना ये नया रास्ता मिल गया।
नया रास्ता रख दिया, तो उसी वो बदलाव लाता है, वो हमको इम्प्रूव करता है। नमो अरिहंतां नमो सिद्धानंदम आर्यर्य नमो वज्रानम नमो लोय साहु यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पदतो धम्मो मंगलम यतारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पदतो धम्मो लोगोत्तमो यतारि शरणं पवज्यामि अरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली धम्मं शरणं पवज्यामि चार शरण सुख मंगलम।